एलोरा का कैलाश मंदिर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये एक पहेली है। सोचिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ और इंसानों ने उसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशना शुरू किया। हाँ, और उसे एक भव्य बहुमंजिला मंदिर में बदल दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल चट्टानी संरचना है, इतनी विशाल, इतनी जटिल कि जब आप उसे देखते हैं तो लगता है ये इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। और यही एहसास, यही जो असंभव लगने वाली बात है, वो उन सवालों को जन्म देती है जो आज तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। बिल्कुल, तो आज की हमारी पड़ताल इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आज से 1200 साल पहले बिना किसी भारी मशीनरी के, सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे औजारों से कारीगरों ने लगभग 2 लाख टन बेसाल्ट चट्टान को कैसे तराश दिया? ये आज की तकनीक से भी एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा सवाल समय का है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसे बनाने का आदेश देने वाले राजा राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम, उनका शासनकाल सिर्फ 18 साल का था। सिर्फ 18 साल? हाँ, क्या इतने कम समय में इतना बड़ा निर्माण सच में संभव था, या फिर इसे बनाने में कई पीढ़ियां और सदियां लग गईं, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ मानते थे? और तीसरा सवाल, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। हाँ, अगर 2 लाख टन पत्थर पहाड़ से हटाया गया तो वो गया कहाँ? मंदिर के आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई ढेर, कोई खदान, कोई निशान क्यों नहीं मिलता? जैसे हवा में गायब हो गया हो। सही कहा। इन सवालों के जवाब देखिए इतने आसान नहीं हैं। कुछ लोग तो मजाक में या शायद गंभीरता से भी कह देते हैं कि इसे बनाने में परग्रही शक्तियों का हाथ था। हाँ, वो तो है ही। लेकिन असली जवाब इतिहास की परतों, प्राचीन इंजीनियरिंग के भूले बिसरे ज्ञान और कला की एक अद्भुत परंपरा में छिपे हैं। तो चलिए इन जवाबों को खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अजूबे के आकार और बनावट को ठीक से समझते हैं, है ना, ताकि हम चुनौती के पैमाने को महसूस कर सकें। हाँ, बिल्कुल। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास एलोरा की 34 गुफाओं के परिसर में है। गुफा संख्या 16। और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ये लगभग 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है। बहुत विशाल है। बहुत। इसमें एक भव्य प्रवेश द्वार है, जिसे दक्षिण भारतीय वास्तुकला में गोपुरम कहते हैं। अच्छा। जो किसी भी मंदिर परिसर का पहला और सबसे प्रभावशाली हिस्सा होता है। फिर नंदी मंडप, सभा मंडप और अंत में गर्भगृह आता है। और इसका शिखर, वो काफी ऊंचा है। हाँ, उसका जो 96 फीट ऊंचा शिखर है, वो हमें अंदाजा देता है कि मूल पहाड़ कितना ऊंचा रहा होगा। और इसकी बनावट में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इसका आधार। वो हाथी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा मंदिर विशाल हाथियों की पीठ पर टिका हुआ है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक भ्रम पैदा करता है, मानो ये पत्थर की संरचना हवा में तैर रही हो। सही कहा। और उन दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य इतनी बारीकी से उकेरे गए हैं कि आप घंटों उन्हें देखते रह सकते हैं। और ये सब, जैसा आपने कहा, ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था। हाँ, ये बात जितनी बार कही जाए उतनी कम है। इसका मतलब है कि वास्तुकारों के दिमाग में शुरुआत से ही पूरी योजना एकदम साफ थी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक बार पत्थर का कोई हिस्सा कट गया तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। ये आज के 3D प्रिंटिंग का ठीक उल्टा है। इसे हम 3D सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। इस तरह की सटीकता, ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती है जिसने दशकों तक इतिहासकारों को उलझाए रखा, समय। बड़ोदरा से मिली तांबे की प्लेटें साफ कहती हैं कि इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जिनका शासनकाल 756 से 774 ईस्वी तक था। मतलब सिर्फ 18 साल। यहीं पर तो दिमाग चकरा जाता है। यकीन करना मुश्किल है। रोमन पुरातत्वविद थे हर्मन गोएट्स। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने एक सिद्धांत पेश किया। उनका साफ मानना था कि ये 18 साल में बनना असंभव है। तो उन्होंने कितना समय बताया? उन्होंने कहा कि इसे बनाने में कम से कम 500 साल लगे होंगे। 500 साल? हाँ, और इसकी शुरुआत दंतीदुर्ग नाम के राजा ने की थी, जिसे बाद के 7 राजाओं ने 13वीं शताब्दी तक थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया। 500 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। क्या गोएट सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, या उनके पास इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक सबूत था? उनके पास एक बहुत मजबूत तर्क था, जो मंदिर की कला पर आधारित था। कला पर?
मतलब? उन्होंने मंदिर में मौजूद 10 से ज्यादा अलग-अलग कला शैलियों की पहचान की। उनका तर्क था कि कला शैलियां रातों रात नहीं बदलती, उन्हें विकसित होने में सदियां लगती हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, उदाहरण के लिए प्रवेश द्वार पर बनी गजलक्ष्मी की मूर्ति की शैली मंदिर के आधार पर बने हाथियों और शेरों की शैली से बिल्कुल अलग है। गोयट्स के लिए ये अलग-अलग शैलियां अलग-अलग युगों और अलग-अलग राजाओं के संरक्षण का सीधा प्रमाण थी। बिल्कुल, और दशकों तक अकादमिक दुनिया ने इसी सिद्धांत को माना। ये तर्क तो काफी मजबूत लगता है। मतलब एक ही राजा के छोटे से शासनकाल में इतनी सारी अलग-अलग शैलियां एक साथ कैसे आ सकती हैं? ये तो किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है जहाँ अलग-अलग आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे हों। सही कहा, लेकिन यही अंतिम सत्य नहीं था। अच्छा, नहीं, और यहीं पर कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। 1982 में भारतीय पुरातत्वविद M.K. धवलीकर ने एक नया सिद्धांत पेश किया। M.K. धवलीकर। हाँ, उन्होंने इस 500 साल की कहानी को पूरी तरह से पलट दिया। अपने शोध के आधार पर उन्होंने दावा किया कि कैलाश मंदिर को सिर्फ 10 से 12 साल में बनाना संभव था। क्या? सिर्फ 10 से 12 साल में? ये तो गोयट्स के 500 साल के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। पर ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन है? धवलीकर ने ऐतिहासिक घटनाओं को एक नए नजरिए से देखा। साल 757 में राजा कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक बड़े युद्ध में हराया था। इस जीत के बाद उन्होंने पट्टेडकल में चालुक्यों द्वारा बनाए गए विरूपाक्ष मंदिर को देखा और वो उसकी भव्यता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वो अपनी राजधानी में उससे भी भव्य शिव मंदिर बनवाएंगे। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक निर्माण नहीं था, नहीं, बल्कि एक तरह का विजय स्मारक था, जिसे दुश्मन को हराकर उसकी ही कला से बेहतर कुछ बनाने की एक राजनीतिक घोषणा भी थी। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ प्रेरणा ही नहीं ली, वो युद्ध पुरस्कार के रूप में विरूपाक्ष मंदिर के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों, मूर्तिकारों और कारीगरों को अपने साथ एलोरा ले आए। अच्छा, कुछ असल में पल्लव कारीगर थे, जिन्हें चालुक्य राजा पहले कांची के पल्लवों को हराकर अपने साथ लाए थे। अरे वाह! तो कृष्ण प्रथम ने अनजाने में ही पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट कलाकारों की एक ड्रीम टीम बना ली थी। सही समझे। 3 अलग-अलग सल्तनतों के सर्वश्रेष्ठ कलाकार एक ही प्रोजेक्ट पर। और यही धवेलीकर के सिद्धांत का केंद्र है। चालुक्य और पल्लव कलाकार वास्तुकला और मूर्तिकला में माहिर थे, जबकि स्थानीय राष्ट्रकूट कलाकार रॉक कटिंग यानी चट्टान तराशने की कला के विशेषज्ञ थे, जिसका उन्हें सदियों का अनुभव था। तो फिर गोयट्स की 10 अलग-अलग कला शैलियों वाली बात का क्या हुआ? धवेलीकर ने उसे कैसे समझाया? धवेलीकर ने बताया कि वे 10 शैलियां अलग-अलग समय की नहीं थीं, बल्कि एक ही समय में काम कर रही 3 अलग-अलग संस्कृतियों की टीमें थीं, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। ओह! हर टीम की अपनी उप टीमें थीं, जिनकी अपनी अनूठी शैली थी। तो जो गोयट्स को अलग-अलग युगों का कलात्मक विकास लगा, वो असल में एक ही समय में एक ही राजा के अधीन काम कर रही विविध टीमों की कलात्मक छाप थी। तो ये विविधता कमजोरी नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट की ताकत थी। बिल्कुल। ठीक है, मान लिया कि उनके पास एक ड्रीम टीम थी और समय भी कम था, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग का सवाल तो अपनी जगह है। सिर्फ हथौड़े छेनी से 2 लाख टन चट्टान को हटाना, ये कैसे किया गया? इसका जवाब जादू में नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और मानसार जैसे ग्रंथों में छिपे ज्ञान में है। प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित थी। अच्छा, सबसे पहले स्थापति या प्राचीन वास्तुकारों ने मंदिर बनाने के लिए एक सही जगह चुनी। उन्होंने एलोरा की विशाल बेसाल चट्टानों पर एक विशेष औजार से चोट करके उसकी आवाज से? हाँ, उसकी आवाज से पता लगाया कि अंदर कोई दरार या कमजोरी तो नहीं है। यानी एक तरह का रॉक अल्ट्रासाउंड कर लिया था उन्होंने, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पहाड़ अंदर से ठोस है। मंदिर का पूरा नक्शा बनाया, जो विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित था। पहाड़ के ऊपर? हाँ, फिर असली काम शुरू हुआ। उन्होंने ट्रेंचिंग विधि का इस्तेमाल किया। ट्रेंचिंग विधि? इसका मतलब है कि उन्होंने मंदिर के चारों ओर 3 बहुत बड़ी और गहरी खाइयां खोदी, ताकि बीच में मंदिर के आकार का एक आयताकार चट्टानी ब्लॉक अलग हो जाए। 1 मिनट, ये 3 बड़ी खाइयां खोदने का मतलब है कि शुरुआत से ही हजारों टन मलबा निकलना शुरू हो गया होगा। हम फिर से उसी रहस्य पर आ गए। वो इतने सारे पत्थर का क्या कर रहे थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी योजना का ही हिस्सा लगता है। देखिए, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन सबसे तार्किक स्पष्टीकरण ये है कि उस मलबे को फेंका नहीं गया, बल्कि उसका इस्तेमाल किया गया। हाँ,
उन पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसपास के गांवों में सड़कें बनाने, दूसरे छोटे-मोटे निर्माणों की नींव भरने या शायद उसी क्षेत्र को समतल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया होगा। प्रबंधन है। अच्छा, तो इन खाइयों को खोदने के लिए वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे? यहीं पर उनकी सबसे चतुर तकनीक वेज तकनीक काम आई। वेज तकनीक। चट्टान को सटीक रूप से तोड़ने के लिए वे पहले चट्टान में छेदों की एक सीधी कतार बनाते थे। फिर उन छेदों में सूखी लकड़ी के वेज या टुकड़े फंसाते थे। सूखी लकड़ी? हाँ, और फिर उन पर पानी डालते थे। पानी सोखने पर लकड़ी तेजी से फूलती थी और उसका दबाव इतना ज्यादा होता था कि वो चट्टान में एक सीधी दरार डाल देती थी। ये तो उस समय के पावर टूल्स जैसा है। भौतिकी के नियमों का इतना सरल और प्रभावशाली इस्तेमाल। बिल्कुल। एक बार दरार आ गई तो बड़े बड़े हथौड़ों और लोहे की छड़ों से उस हिस्से को हटाना बहुत आसान हो जाता था। और गणित क्या कहता है? गणित भी यही कहता है। धवलीकर ने अनुमान लगाया कि अगर 250 मजदूर रोज सिर्फ 4 क्यूबिक फीट चट्टान निकालते, जो कि आसानी से संभव है, तो ये विशाल खाइयां लगभग 5.5 साल में बन सकती थीं। 5.5 साल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम एक के बाद एक नहीं हो रहा था। जैसे जैसे खाइयां गहरी होती गईं और चट्टान का ऊपरी हिस्सा अलग होता गया, वैसे वैसे मूर्तिकारों और वास्तुकारों की दूसरी टीम ने ऊपर से नीचे मंदिर को तराशने का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया। हाँ, तो एक टीम पहाड़ों को काट रही थी और दूसरी टीम उसी समय कटे हुए हिस्से को मंदिर का आकार दे रही थी। ये तो कमाल की समानांतर प्रक्रिया है। इससे समय की भारी बचत हुई होगी। यही वजह है कि ये 10-12 साल में संभव हो पाया। हाँ। अगले 6-7 सालों में बाकी मंदिर को तराशा गया, उसे अंदर से खोखला किया गया और मूर्तियां बनाई गईं। तो ये कोई एलियन चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी रॉक कट वास्तुकला परंपरा का शिखर था। बिल्कुल। ये परंपरा कोई अचानक से नहीं आई। इसकी शुरुआत 2300 साल पहले मौर्य काल की बराबर गुफाओं से हुई, जिन्हें दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों में से एक ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया था। और फिर अजंता एलिफेंटा। हाँ, फिर ये कला अजंता, एलिफेंटा और महाबलीपुरम से होते हुए एलोरा में अपने चरम पर पहुंची। तो चलिए अब उन सवालों पर वापस आते हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी। देखते हैं कि क्या अब हमारे पास उनके संतोषजनक जवाब हैं। सिर्फ हथौड़े और छेनी से इतना बड़ा मंदिर कैसे बना? इसका जवाब है एक शानदार निर्माण योजना, 2 टीमों के समानांतर काम करने में और वेज तकनीक जैसे सरल लेकिन असरदार वैज्ञानिक सिद्धांत में। मतलब उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर खुदाई की और चट्टान को तोड़ने के लिए लकड़ी और पानी के प्राकृतिक दबाव का इस्तेमाल किया। हाँ, ये सैकड़ों कुशल कारीगरों की दशकों की मेहनत और हजारों साल की विकसित भारतीय इंजीनियरिंग का शिखर था, किसी एलियन का काम नहीं। दीवारों पर आज भी उन प्राचीन औजारों के निशान देखे जा सकते हैं। M.K. धवलीकर का सिद्धांत बहुत मजबूती से बताता है कि ये लगभग 10 से 12 साल में संभव था। और इसका श्रेय जाता है उस ड्रीम टीम को। हाँ, 3 अलग-अलग राजवंशों के कलाकारों और वास्तुकारों की उस ड्रीम टीम को, जो एक ही समय में एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही थी। अलग-अलग कला शैलियां अलग-अलग समय का नहीं, बल्कि अलग-अलग सांस्कृतिक टीमों की विशेषज्ञता का प्रमाण थी। और आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य, वो 2 लाख टन मलबा आखिर कहाँ गया? ये एकमात्र सवाल है जिसका कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं है, लेकिन सबसे तार्किक स्पष्टीकरण मौजूद है कि उसे फेंका नहीं गया। उसे फेंका नहीं गया, बल्कि उसे एक संसाधन के रूप में तुरंत ही आसपास की सड़कों या दूसरी इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल कर लिया गया। और समय के साथ 1300 सालों के प्राकृतिक कटाव ने बाकी बचे निशानों को भी मिटा दिया। इसलिए अलौकिक सिद्धांतों के बजाय इसकी एक प्राकृतिक और कुशल व्याख्या ज्यादा प्रशंसनीय है। तो संक्षेप में, कैलाश मंदिर किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानव कल्पना, सटीक योजना और हजारों साल की विकसित कलात्मक परंपरा का एक शानदार प्रमाण है। ये हमारे पूर्वजों की क्षमता का एक ऐसा स्मारक है जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। ये सोचना कितना अद्भुत है कि आज हम जिन जटिल संरचनाओं के लिए कंप्यूटर और विशाल मशीनों पर निर्भर हैं, उन्हें सदियों पहले इंसानों ने सिर्फ अपनी बुद्धि, साधारण औजारों और प्रकृति के नियमों की गहरी समझ से बनाया था। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थर की एक संरचना नहीं है, बल्कि इस समय में खो चुके ज्ञान और शिल्प कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पूर्वजों की क्षमताओं, उनकी योजनाओं और उनके ज्ञान के बारे में और कितना कम जानते हैं।
शायद ऐसे और भी रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।